तो आखिरकार सालों के लंबे इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया। भारत और यूरोपियन यूनियन ने एक ऐसी ट्रेड डील साइन की है जो दोनों के लिए मतलब एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये कोई मामूली समझौता नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो चलिए इस बड़ी डील की एक एक परत को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका हम सबके लिए असल में मतलब क्या है। इसे यूं ही मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स नहीं कहा जा रहा है। ये सिर्फ कोई मार्केटिंग की लाइन नहीं है, वाकई में नहीं है। इस समझौते का जो पैमाना है और इसकी जो गहराई है वो इतनी ज़्यादा है कि भारत ने आज तक जितने भी व्यापारिक समझौते किए हैं ये उन सबको कहीं पीछे छोड़ देता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जरा इसके आकार का अंदाजा लगाकर देखिए। एक तरफ है भारत और दूसरी तरफ पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन। दोनों को मिला दें तो आबादी होती है लगभग 2 अरब। ये दुनिया की कुल आबादी का करीब करीब 1/4 हिस्सा है। सोचिए इतने बड़े बाजार जब एक साथ आएंगे तो कितने नए अवसर पैदा होंगे। और ये बात सिर्फ लोगों की नहीं है, ये बात अर्थव्यवस्था की भी है। ये साझेदारी दुनिया की कुल जीडीपी का 25% और दुनिया भर में होने वाले ट्रेड का लगभग 30% हिस्सा कवर करती है। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहें तो भारत ने अपने इतिहास में इससे बड़ा कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज तक नहीं किया है। तो चलिए सबसे पहले इसी मदर ऑफ ऑल डील्स के दिल में झांकते हैं और समझते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है जो इसे इतना ज़्यादा खास और इतना बड़ा बना रही है। देखिए आमतौर पे जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि सामान पर टैक्स कम हो गया होगा। लेकिन ये डील ये उससे कहीं कहीं ज़्यादा बड़ी है। ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ कारों या कपड़ों पर लगने वाले टैक्स की बात नहीं है। नहीं, इसमें आईटी सर्विसेज, कंपनियों का इन्वेस्टमेंट, नए आइडियाज़ के अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि पर्यावरण की सुरक्षा जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। ये एक पूरा पैकेज है। और हाँ, ये समझौता कोई रातों रात नहीं हुआ है। इसकी कहानी लगभग 2 दशक पुरानी है। बातचीत 2007 में शुरू हुई, लेकिन कई मुद्दों पर बात ऐसी अटकी कि 2013 आते आते तो बातचीत पूरी तरह बंद हो गई। मतलब लगा कि ये डील अब कभी होगी ही नहीं। लेकिन फिर कोविड के बाद दुनिया बदली और 2021 में नए सिरे से कोशिशें शुरू हुईं और आज इतने सालों की मेहनत के बाद जाकर ये ऐतिहासिक समझौता हमारे सामने है। अब देखिए, किसी भी बड़ी डील का एक ही नियम होता है, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि इस डील को कामयाब बनाने के लिए भारत ने किन बड़े सेक्टर्स में अपनी तरफ से कुछ रियायतें दी हैं। इस डील का जो सबसे ज्यादा चर्चित और शायद सबसे विवादास्पद हिस्सा है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। जरा सोचिए, अभी तक अगर कोई यूरोपियन कार 50 लाख की होती थी तो उस पर 110% का भारी भरकम टैक्स लगकर भारत में उसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती थी। अब यही टैक्स अगले 5 से 10 सालों में धीरे 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 घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा। लेकिन रुकिए, इसमें एक पेच है। ऐसा नहीं होगा कि यूरोपीय गाड़ियों की एकदम से बाढ़ आ जाएगी। भारत ने एक शर्त रखी है, कम टैक्स का फायदा हर साल सिर्फ 2.5 लाख गाड़ियों को ही मिलेगा। इसमें से भी 1,60,000 पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर टैक्स 5 साल में कम होगा और जो 90,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उन पर टैक्स कम होने में 10 साल लगेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भारत की अपनी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिल सके। कारों के बाद अब बात करते हैं यूरोपियन शराब की। इस पर भी टैक्स में बहुत बड़ी कटौती की गई है। जो वाइन पहले 150% टैक्स की वजह से बहुत महंगी मिलती थी, अब उस पर सिर्फ 20 से 30% टैक्स लगेगा। ये यूरोपियन यूनियन की एक बहुत पुरानी और बड़ी मांग थी। लेकिन हाँ, यहां भी कारों की तरह ही कोटा सिस्टम लागू होगा। मतलब एक तय सीमा में ही सस्ती शराब इंपोर्ट की जा सकेगी। और अब एक ऐसा सेक्टर जहां टैक्स को सीधे जीरो कर दिया गया है, वो है एरोस्पेस। यानी कि हवाई जहाज, उनके इंजन, उनके पुर्जों के इंपोर्ट पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये एयरबस जैसी यूरोपियन कंपनियों के लिए तो बहुत बड़ी खबर है ही, साथ ही भारत की एयरलाइन कंपनियों के लिए भी ये एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इससे विमानों की लागत कम हो सकती है, जिसका असर हवाई सफर पर भी पड़ सकता है। तो ये तो थी वो कहानी कि भारत ने क्या क्या दिया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए बात करते हैं उन बड़ी जीतों की जो भारत ने इस बड़ी सौदेबाजी में हासिल की हैं। भारत के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी आई है वो है कपड़ा और चमड़ा उद्योग के लिए, जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। अब तक यूरोप में भारतीय कपड़ों और चमड़े के सामान पर 8 से 12% का टैक्स लगता था, जिससे वो महंगे हो जाते थे। अब ये टैक्स हो जाएगा 0। ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अब हम बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को सीधी और कड़ी टक्कर दे पाएंगे। भारत, जिसे दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है, उसके लिए भी जबरदस्त खबर है। हमारी जेनेरिक दवाएं, मतलब ब्रांडेड दवाओं के सस्ते विकल्प और दवा बनाने का कच्चा माल अब बिना किसी टैक्स के यूरोप के बाजार में बिक सकेगा। और सबसे जरूरी बात, भारत ने इस बात को पक्का किया है कि वो भविष्य में भी सस्ती दवाएं बनाने का अपना अधिकार नहीं खोएगा। ये बहुत जरूरी था।
और अब आते हैं सर्विसेज सेक्टर में भारत की सबसे बड़ी जीत पर, जिसे एक नाम दिया जा रहा है अनकैप्ड मोबिलिटी। तो ये अनकैप्ड मोबिलिटी आखिर है क्या चीज? चलिए इसे 3 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। पहला, अगर कोई भारतीय छात्र यूरोप में पढ़ना चाहता है तो उस पर कोई रोक-टोक या कोई कोटा नहीं होगा। दूसरा, हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और दूसरे स्किल्ड वर्कर्स बिना किसी लिमिट के यूरोप में काम के अवसर तलाश सकते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, भारत की डिग्रियों को अब यूरोप में मान्यता मिलेगी। ये हमारे पढ़े लिखे युवाओं के लिए यूरोप के दरवाजे खोलने जैसा है। चलिए अब जरा अलग अलग सेक्टर से थोड़ा ऊपर उठकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। इस डील का सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक महत्व भी है। इस पूरे समझौते का एक ही बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, आने वाले कुछ सालों में यानी 2032 तक भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो व्यापार होता है उसे दोगुना करना है, डबल। ये डील भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी देती है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि भारत अब अपने व्यापार के लिए किसी एक ही देश जैसे चीन या अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहता। ये अपनी दोस्ती का दायरा बढ़ा रहा है ताकि किसी एक देश के साथ अगर रिश्ते बिगड़े तो हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर ना पड़े। ये भारत को दुनिया के व्यापार के नक्शे पर एक स्वतंत्र और मजबूत खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करेगा। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये डील जितनी बड़ी उपलब्धि है उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी अपने साथ लेकर आई है। तो चलिए अब उन मुश्किलों और सवालों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो हमारे सामने खड़े हैं। सबसे बड़ा डर तो हमारे अपने घरेलू उद्योगों को लेकर है। क्या हमारी कार कंपनियां और डेयरी उद्योग यूरोपियन प्रोडक्ट्स की बाढ़ का सामना कर पाएंगे? दूसरी चुनौती है यूरोप के कड़े नियम कानून, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े हों या फिर मजदूरों के अधिकारों से। क्या हमारे उद्योग उन मानकों पर खरे उतर पाएंगे? और आखिर में इस इतनी बड़ी डील को जमीन पर उतारने के लिए हमें अपने पोर्ट्स, सड़कें और कस्टम की प्रक्रियाओं को सुधारना होगा, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम है। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह डील भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर अपने ही स्थानीय उद्योगों के लिए एक जोखिम भरा दांव? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।